तो हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हम लैब में लगाते हैं ना बेटा, तो वो सारी रिएक्शन में स्पीड मतलब अलग अलग होती है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सेकंड्स में हो जाती हैं, मिनट्स में हो जाती हैं ख़त्म, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको होने में बहुत टाइम लगता है। वो टाइम एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, और एक साल भी हो सकता है। तो तुम्हें पता है ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो सालों साल चलती हैं। जैसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की बात करें, ठीक, तो जो कंपाउंड होते हैं उनको डिकम्पोज होने में बहुत समय लगता है। इतने समय से, इतने टाइम से रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारी अर्थ पे मौजूद हैं और ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जबकि वो लगातार डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो उनको होने में कई हजारों साल लगते हैं डिसइंटीग्रेट होने में। तो रिएक्शंस कई तरह की हैं, स्लो स्पीड वाली भी और हाई स्पीड वाली भी। तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है बेटा, वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूलर टाइप क्या है, यानी जो मॉलिक्यूल है उनके टाइप्स क्या हैं। जैसे जो अगर आप लैब में रिएक्शन लगाते हो, कभी वहाँ पर जाओ लैब में, जब केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन लगाते हो तो देखा होगा उनके रिजल्ट इंस्टेंट आ जाते हैं। इधर कंपाउंड डाला, तुरंत प्रेसिपिटेट आ गया, तुरंत कलर चेंज हो गया, या तुरंत कुछ और हो गया। तो इस तरह की ऐसी रिएक्शन जो होती है जो बहुत फास्ट होती हैं, वो स्टूडेंट को इसलिए कराई जाती हैं, इसलिए उन रिएक्शन पे काम कराया जाता है ताकि रिजल्ट जल्दी आए। क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल के पीरियड्स होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, बहुत लंबे नहीं होते, क्योंकि हमें वही आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में जो काम करना है, इतने में ही रिजल्ट भी लेकर आना है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लास में बढ़ते हैं, आपका जो रिएक्शंस का टाइप है वो चेंज होता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें टाइम लगता है। अब जैसे मैं रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च में हम लोगों की रिएक्शन लगाने में बहुत टाइम लगता था। कुछ रिएक्शंस ऐसी थी कि 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाती थी, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती थी जिनको होने में महीनों लगते थे, महीना भर लग जाता था, पूरा महीने भर रिएक्शन चल रही है। हम लोग रोज उसका डेटा चेक करते थे कि अब प्रोडक्ट बना या नहीं बना, बना या नहीं बना। प्रोडक्ट को चेक करने की एक टेक्निक होती है जिससे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी सुना है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बेटा क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हमें पता चलता है कि रिएक्शन में कोई कंपाउंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक। और उसको टाइम भी बहुत लगता है कई बार, क्योंकि हम रिएक्शंस कराते हैं मॉलिक्यूलर टाइप। तो अगर ये देखा जाता है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड स्लो होती है, और जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट होते हैं उनकी रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं, उनको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो जो ये इतना टाइम ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से हम रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं: वेरी स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, और वेरी फास्ट रिएक्शन, या फास्ट कह लो, ठीक। फास्ट जो सेकेंड्स और मिनट्स में कंप्लीट हो रही हैं, स्लो जिनको होने में 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर भी लग रहा है, और वेरी स्लो जिनको बहुत टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में। तो जिस ब्रांच में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो केमिकल मतलब केमिस्ट्री से, केमिकल मतलब केमिकल कंपाउंड और केमिस्ट्री से है, और दूसरा है काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब स्पीड से, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम पढ़ें, ठीक है। स्पीड कैसे पता चलती है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड कैसे पता चलती है, गाड़ी की स्पीड कैसे पता चलती है, द हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड द टाइम टेकन फॉर कवरिंग दैट डिस्टेंस, है ना। तो सेम यहां पर भी वही है कि रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जिसको कहते हैं, रिएक्शन की स्पीड कैसे पता चलती है। तो रिएक्शन की स्पीड पता चलती है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है वो, और उस चेंज को होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो रिएक्शन कैसी रही होगी, फास्ट। कोई रिएक्टेंट है उसको कंज्यूम होने में बहुत धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, तो रिएक्शन कैसी रही होगी, स्लो, ठीक। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हो, टाइम के साथ साथ उसके कंसंट्रेशन के चेंज के बारे में पढ़ते हो, समझ आ रहा है, साइंस है ना, चेंज के कंसंट्रेशन के चेंज के बारे में पढ़ते हो, या फिर वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है, किस स्टेप से होकर जा रही है, उसके बारे में पढ़ते हो। वो किस में आ जाता है बेटा, हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। समझ आ गया केमिकल काइनेटिक्स। तो क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, लिखना शुरू करो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of speed of reaction, speed of reaction, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन इसी को कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन, एंड द मैकेनिज्म by which reaction proceeds, ठीक है, is called chemical kinetics, chemical
काइनेटिक्स, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स करके बोल देते हैं, ठीक है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ रहे हो या उसके रेट के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हो, और उस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे हो रही है, मतलब कैसे वो स्टेप टू स्टेप फॉरवर्ड हो रही है और जा रही है, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उस ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स करके कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहली हेडिंग आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? दैट इज ऑल्सो नोन एज ए स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक। हाँ, बोल सकते हो बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, आई विल कट दैट, ठीक है। मैं एडिटर भी हूँ, एडिट भी कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो यू कैन, अगर ऐसा नहीं है कि सर का रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, बीच में कुछ नहीं बोलना है, पूछना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली उसको होने दो, हम लोगों की जैसे क्लास होती है वैसे ही होगी, सिंपल। तुम उससे डिस्ट्रैक्ट होगे तो उस पर पर्दा डाल देंगे ऐसे, है ना, पीछे स्क्रीन पे, ताकि कुछ दिखाई ना दे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? जैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड टाइम टेकन फॉर कवरिंग दैट डिस्टेंस, इसी तरह से इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ any reactant or product, any reactant or product with respect to time, with respect to time is called rate of reaction, ठीक है, rate of reaction। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, और उसको चेंज होने में जितना समय लगे, टाइम टेकन फॉर द चेंज, ठीक। अब मान लो कि आपका जैसे लेट कोई एक रिएक्शन मान लो, जैसे रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, रिएक्शन इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखें, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो थोड़ा सा, अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखें तो हम यहां पर पहले माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाने के बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, डेल्टा इज स्टैंड फॉर चेंज, आर और जो बिग ब्रैकेट लगा रहे हैं, दिस बिग ब्रैकेट इज स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन और आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, यानी डेल्टा टी, डेल्टा आर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो माइनस का साइन लगाया है, इसका मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी, कम होगी। तो दिस साइन इंडिकेटिंग द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बट प्रोडक्ट जो बनेगा वो बढ़ेगा, वो तो इंक्रीज होगा। तो इन दैट केस वहां पर हम लगाएंगे प्लस, ठीक, प्लस डेल्टा आर पी, मतलब प्रोडक्ट है ना, तो पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक। और वी कैन राइट प्लस माइनस delta x upon delta t. This is change in concentration of x. X stand for any reactant or product and delta t time taken for change. तो कब प्लस लगाएंगे, कब माइनस लगाएंगे, क्लियर है? रिएक्टेंट्स के लिए ऑलवेज माइनस, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। और प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज, प्लस लगाएंगे। जो x है, x का मतलब रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस लगाया है। अगर रिएक्टेंट होगा तो माइनस कर देंगे, है ना, और प्रोडक्ट होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्टैंड फॉर एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्लियर है? लिख लो जल्दी से। तो अगर हम लोग क्या करें बेटा, अब ध्यान से सुनना,
कि अगर हम रिएक्शन को रेट के बेस पे डिफाइन करें, मतलब डिवाइड करें, तो वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? वेरी फास्ट, मीडियम और वेरी स्लो। 3 कैटेगरीज हो सकती हैं रिएक्शन की, है ना। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction, reactions can be categorized under 3 categories, कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है? सबसे पहली वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस। कौन से टाइप की रिएक्शंस बहुत फास्ट होंगी? कौन से टाइप की? किस उसके रिएक्टेंट कैसे होंगे? आयनिक। ठीक है, तो जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, ठीक है, वो बहुत फास्ट होती हैं, क्योंकि उनके वाटर में जैसे ही डालोगे उनको आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तुरंत ही हमको इंटरमीडिएट मिल जाते हैं और तुरंत ही इंटरमीडिएट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत जल्दी बनते हैं, फास्ट बनते हैं, इसलिए आयनिक रिएक्शन कैसी होती हैं? फास्ट होती हैं। सेकेंड, मीडियम रिएक्शंस, मीडियम फास्ट रिएक्शंस। मीडियम फास्ट का मतलब जो थोड़ी सी फास्ट वालों से बहुत थोड़ी सी स्लो चलती हैं। कौन से टाइप की रिएक्शंस होंगी? दीज आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं मॉलिक्यूलर टाइप में आती हैं, और ये रिएक्शंस होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, दे विल टेक टाइम। एंड सी, तीसरी यार वेरी स्लो रिएक्शंस। और जो स्लो रिएक्शंस होती हैं जिनको होने में काफी टाइम लगता है, और इसमें कौन आ जाएगा हमारा? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, ठीक, इनको होने में कई साल लग जाते हैं। ठीक, तो रिएक्शंस की 3 कैटेगरी हो गई। वेरी फास्ट जो जनरली आयनिक रिएक्शंस होंगी, दूसरा मीडियम फास्ट जो कि आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी, एंड वेरी स्लो रिएक्शन जो कि आपकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होंगी। ठीक, नाउ अब मान लेते हैं कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल्स रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के, या ऐसा करो हेडिंग डाल लेते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बेटा 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। पहला टाइप है हमारा, कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं, और इसमें सबसे पहला आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझते हैं। अब जैसे मान लो सपोज दैट, इतना लिख जाए तो थोड़ा सुनो, है ना। फिर मान लेते हैं सपोज दैट कि एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जैसे क्लास का अगर एवरेज निकालना है तो सबके नंबर बराबर तो आते नहीं, किसी के कम आते हैं, कोई टॉपर होता है, कोई एकदम बॉटम में होता है, फिर सबके नंबर का एवरेज करते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे ही रिएक्शन जब चल रही होती है तो बेटा जरूरी नहीं है कि हर समय वो एक ही स्पीड से चल रही हो, एक ही रेट से चल रही हो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे सबसे एक नॉर्मल सा फैक्टर ही ले लेते हैं, जैसे टेम्परेचर। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है रिएक्शन थोड़ी तेज चल रही होगी, और रात होते 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 टेम्परेचर कम हो जाता है। आई थिंक मुझे लगता है दिन और रात के टेम्परेचर में 5 डिग्री 10 डिग्री का डिफरेंस तो आ ही जाता है, आता है नहीं? दिन में टेम्परेचर होगा 32 33, रात में सोते समय हो जाएगा 20 21, होता है नहीं होता है? तो टेम्परेचर में 10 डिग्री 5 डिग्री, और हो सकता है समटाइम्स कभी बारिश हो गई, बर्फ गिर गई, क्यों? तो टेम्परेचर और डाउन आ जाएगा। तो समटाइम टेम्परेचर जो होता है बेटा पूरे दिन वेरी करता है, पूरे दिन उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा तेज टकराएंगे जल्दी रिएक्शन होगी। टेम्परेचर कम होगा, क्यों? रिएक्शन को हीट करते हैं लैब में, होता है ना, बर्नर पे हीट कर दो, क्यों करते हैं? ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है रिएक्शन। अगर टेम्परेचर चेंज होगा इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड भी चेंज होगी, सिंपल सी बात है, वो भी चेंज होगी। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है रिएक्शन की स्पीड। एवरी टाइम स्पीड सेम नहीं होती। तो अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन ले लें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और एक बड़ा टाइम इंटरवल ले लें, बड़ा टाइम इंटरवल, तो उतने टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ एंड उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, बेटा दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज में कभी किसी टाइम पे स्पीड स्लो भी होगी और किसी टाइम पे स्पीड फास्ट भी होगी, तेज भी होगी।
एक समय ऐसा भी होगा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया कि एक लंबे टाइम ड्यूरेशन में चेंज इन कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, इन a range of time interval is called average rate of reaction. तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एक लंबे टाइम इंटरवल में रिएक्शन की स्पीड, मतलब उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो दैट इज नोन एज बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं, लेट एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वी विल राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T इक्वल टू प्लस डेल्टा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो उसको डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा स्टैंड फॉर बिग चेंजेस, ठीक है। अगर बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है उसको होने में, तो वी विल पुट डेल्टा हेयर, ठीक है। और दूसरे टाइप का कौन सा होता है पता है? नाइस, गुड, पढ़ चुके हो मतलब, है ना। अगला होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी अगर हम किसी रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं और वो एकदम पर्टिकुलर प्रिसाइज टाइम के लिए निकाल रहे हैं, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल नहीं ले रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे का टाइम इंटरवल नहीं ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? एग्जैक्ट वही टाइमिंग, एक सेम प्रिसाइज टाइमिंग, मतलब कह सकते हो बस 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। अगर हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल में किसी कंसंट्रेशन का चेंजेस कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट within in an instant of time or small time duration, ठीक है, बहुत स्मॉल टाइम हम अगर हम ले रहे हैं, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करके बोलेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट एक रिएक्शन, वही रिएक्टेंट और इससे बन रहा है प्रोडक्ट, तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा, दैट विल बी, अब बिग चेंजेस के लिए डेल्टा लगाते हैं, और अगर यही चेंजेस स्मॉल हो रहे हो या छोटे ड्यूरेशन में हो रहे हो तो वी विल पुट हियर डी, ठीक है, या स्मॉल डेल्टा भी कहते हैं। एक्चुअल में डी लिखा रहता है बुक में, लेकिन एक्चुअल में होता ये है स्मॉल डेल्टा, दिस इज कॉल्ड स्मॉल डेल्टा। हम लोग बनाते हैं ना ऐसे करके डेल्टा, तो ऐसे बनाओ या डी बना दो, ठीक है, चाहे ये बनाओ चाहे डी बनाओ, लेकिन बुक्स में ज्यादातर डी लिखा रहता है, तो क्यों ना हम डी ही लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर बेटा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस क्यों लगाया? बिकॉज रिएक्टेंट है, और इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, इसलिए माइनस और प्लस। अच्छा, ये जो माइनस प्लस के साइन है बेटा, ये कैलकुलेशन करते समय यूज नहीं किए जाते। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम इनको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दीज साइन इंडिकेटिंग ओनली एंड ओनली चेंज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। ये कैलकुलेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, हम कैलकुलेट करते समय इनको नहीं पुट करते हैं। अच्छा, ओके, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे। सही है? तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? क्या ये क्या है? ये नॉट OSD, एक्चुअल में ये D लिखा है। D स्टैंड फॉर चेंज, फॉर स्मॉल चेंज वी विल पुट हियर D, फॉर बिग चेंज वी विल पुट
डेल्टा। तो एक्चुअल में दिस इज नोन एज बिग डेल्टा, इसको बिग डेल्टा कहा जाता है। और इसको कौन सा डेल्टा बोला जाता है? इनको स्मॉल डेल्टा कहा जाता है। दिस इज स्मॉल डेल्टा, दिस इज स्मॉल डेल्टा। तो इनको बनाने में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, कुछ लोग नहीं सही से बना पाते हैं, है ना। तो यहां पर उसके लिए क्या लिख देते हैं? डी लिख देते हैं। एक्चुअल में डी स्टैंड फॉर हियर डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, ठीक है, या डिफरेंशिएट करना कहते हैं इसको, है ना। तो कोई दिक्कत यहां तक अभी तक जो समझाया क्लियर है सब? तो अगर आप देखोगे यहां पर तो इसमें और इसमें क्या चेंज दिख रहा है? ऐसा कोई बड़ा चेंज तो है नहीं, सेम तरीके से रखा है। अगर हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो कैलकुलेशन के आंसर में कोई चेंज आएगा? अगर हम डी की जगह डेल्टा लिख दें और डेल्टा की जगह डी लिख दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा रिजल्ट वही आएगा। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बेटा ये मत देखना कि हमारा टाइम सेकंड में दिया है या मिनट में दिया है, क्या दिया है, चाहे डी पुट करना चाहे डेल्टा पुट करना, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो आंसर में कोई चेंजेस से नहीं दिखाई देता। डन। कुछ और कोई दिक्कत इसमें किसी को? सब समझ आ गया? एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो चलो अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। आप लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो क्या हो जाएगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन है ऊपर, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी ना, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट सेकंड या मिनट्स, कुछ भी, तो यहां पर सेकंड लिख लेंगे, ठीक है, सेकंड्स। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।